कांग्रेस के राज में तो बहुत दूर दूर स्कूल होते, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 2-2, 4-4 गाँव के बीच में स्कूल थे। और स्कूल भी गांव के सहयोग से बनते थे। जितना आदिवासी का कल्याण होना चाहिए, आदिवासी का उत्थान होना चाहिए, आदिवासी ऊपर उठना चाहिए, उतना नहीं उठाया। जी जी। एक तो शिक्षा की कमी भी और मूलभूत सुविधाओं की कमी। एक हमने ऐप चालू किया है। हमारी प्राथमिकता ये है कि कहीं पर भी क्राइम न बढ़े। तो ये सुचारू रूप से शुरू हो गया सर ऐप वाला मॉनिटरिंग? हाँ, ऐप 4-5 जिलों में चल रहा है। हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। जब से बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? आप देखेंगे अशोक जी के राज में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। जी। एफआईआर दर्ज करते ही नहीं थे। अपने विभाग को भ्रष्टाचार और बिचौलियों से बचाने के लिए आप क्या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं? प्राथमिकता यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो। राजनेता की पहचान क्या होनी चाहिए? अच्छे राजनेता की पहचान तो आप करोगे। मैं काम क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। बेनीवाल जी ने अभी काफी चर्चा में रहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं, खाली शर्मा लिखते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये इस प्रकार की नाटकबाजी बेनीवाल करता रहता है। वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसके बोलने की जुबान पे कोई लगाम नहीं। और इस प्रकार से कमेंट्स नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी। मंत्री जी अपने विभाग की जिम्मेदारियां और जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी योजनाएं, चुनौतियां और आने वाले विजन के बारे में खुलकर बातचीत करेंगे। खराड़ी जी, आपका हमारे चैनल बतंगड़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खराड़ी जी, आप राजनीति में आने से आपका रीजन क्या था? राजनीति में आने, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं तो उनके अलग अलग सपने होते हैं। किसी को कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इस तरीके के हर आदमी के सपने होते हैं, बच्चे के सपने होते हैं। तो आपका शुरू से ये सपना राजनीति में आने का था या कुछ और कारण रहा राजनीति में आने के पीछे? देखिए, समाज सेवा तो एक उद्देश्य था जी, लेकिन राजनीति में मैं एक्सीडेंटल हूँ। राजनीति में आने का मेरा शौक नहीं था जी, लेकिन संगठन की मंशा थी कि राजनीति में काम करें, तो इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा जी। बाकी मेरा राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था शुरुआती तो। जी सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई? देखिए, मैं संघ का काम करता था और मुझे तहसील कार्यवाही की जिम्मेदारी थी। जी। संगठन की योजना बनी कि इनको राजनीति में भेजना है। जी। तो 1987 में पहली बार मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कोटड़ा का बनाया। जी। वहाँ से मेरा राजनीति में शुरुआत हुई और राजनीति में जब मुझे भेजा गया तो अपनों ने अपना काम शुरू किया और शुरू किया तो धीरे 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 काम करते गए, संगठन को आगे बढ़ाते गए। जी। और आज मैं यहाँ तक हूँ। जी सर, आदिवासी इलाकों में शिक्षा को लेकर आपकी सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर अगर हम देखें, देश आज़ाद होने के बाद में कई सरकारें रही और विशेष तौर से हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की 50-55 साल तक शासन रहा। जी जी। मेरा जो अनुभव है ये है कि जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता था और लड़के बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ने का रुझान इतना नहीं था क्योंकि स्कूल ही नहीं थी तो वातावरण नहीं था। वातावरण नहीं था तो कोई पढ़ने जाता भी नहीं था। लेकिन भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार आई सितोतर में, तब उनके मन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि गरीब का कल्याण होना चाहिए और गरीब ऊपर उठना चाहिए, जैसे गरीबी मिटनी चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई शिक्षा के लिए एक माहौल बनाने का काम किया। काफ़ी रैलियाँ निकली, काफ़ी माहौल बनाने का जगह जगह हमारे अधिकारी और सारे लोग जुट करके बड़ी बड़ी रैलियाँ की थी भाई शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। जी। और उस समय भैरू सिंह जी ने स्कूलों खोलने का काम शुरू किया था। नज़दीक स्कूल खुले, फिर पंचायत स्तर पर मिडिल स्कूल खोलने का काम किया था उन्होंने और इसके कारण से लोगों में पढ़ने का रुझान बना और धीरे धीरे लोगों के शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा। इसके कारण से, और उसके बाद में 2003 में मैं भी एमएलए बन गया था। वसुंधरा जी की सरकार आई थी, तब बच्चे पढ़ने तो जाते थे
लेकिन उनको पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता था जी। उनको पैसों से किताबें लेनी पड़ती थी, उनकी ड्रेस कोड नहीं था। पहली बार गुलाब जी कटारिया ने ड्रेस कोड और स्कूल के बच्चों को सरकार के खजाने से बच्चों की ड्रेस से खरीद करके, यूनिफॉर्म खरीद करके। ये कौन से सन में हुआ था सर? ये सन एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन गुलाब जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जी। उन्होंने स्कूलों में यूनिफॉर्म बांटने का काम किया। ऐसे ही बच्चों को पढ़ने के लिए पहली से 8वीं तक 2003 में गुलाब जी शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने पहली से 8वीं तक निःशुल्क किताबें बांटने का काम किया। फिर उसके बाद में 8वीं से 10वीं तक भी मुफ्त में किताबें देने का काम किया। इसके कारण से होता क्या था कि बच्चा पढ़ना भी चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी जी जी। पुस्तक खरीद पाए, समय पे पुस्तक ले पाए, नहीं ले पाता तो उधर मास्टर की डांट पड़ी थी, किताब क्यों नहीं लाया, और नहीं लाए तो डर के मारे वो स्कूल छोड़ देता था, पढ़ता नहीं था। और एक किताब के कारण बच्चा स्कूल छोड़ दे, ये ठीक नहीं था जी। तो इसके लिए सरकार के खजाने से खरीद करके उन बच्चों को किताबें बांटने का काम किया, जिसके कारण से बच्चों में पढ़ने का रुझान बढ़ा और आगे बच्चों को भी उनका सहयोग मिला, जिसके कारण से एक अच्छा माहौल बना। और इसके कारण से आज मैं कह सकता हूँ कि वसुंधरा जी की सरकार में हमने प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोला जी। प्रत्येक गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं रहा होगा स्कूल नहीं खोला। फिर जहाँ हमारा मिडिल स्कूल था पंचायत स्तर पर, उसको सेकेंडरी करने का काम किया, ताकि कम से कम उच्च शिक्षा लड़का पास के स्कूल में पढ़े जी। और कॉलेजों का तो बहुत कम था, कॉलेज थी नहीं, या तो उदयपुर पढ़ने के लिए जाते थे या फिर और कहीं जगह बच्चे पढ़ते थे। पहली बार वसुंधरा के समय में कोटड़ा में कॉलेज खुलवाया हमने, ऐसे ही और कई खेरवाड़ा में खुले थे, कई कॉलेज खोलने का काम किया था। और आज सर ये प्राइमरी स्कूल जो खुलवाने की बात आप कह रहे हैं, तो ये भी जो खुलवाए थे क्या बीजेपी सरकार ने शुरू किए थे? देखिए बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में तो बहुत दूर दूर स्कूल होते, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 2-2, 4-4 गाँव के बीच में स्कूल थे, और स्कूल भी गांव के सहयोग से बनते थे। गांव के ही लोग स्कूल की दीवारें खड़ी करते, नहीं तो पंच पटेल के यहाँ बच्चे पढ़ते थे जी जी। बिल्डिंगें बनती नहीं थी। फिर गांव के लोगों के सहयोग से बिल्डिंग खड़ी होती थी, बिल्डिंग खड़ी कर कुछ लोग डाडे लाते थे, कुछ केलो लाते थे, ऐसे स्कूल बनते थे। लेकिन भैरू सिंह जी आने के बाद में कहा कि भाई ये सरकार के खजाने से बनना चाहिए, तो पहली बार भैरू सिंह जी के समय में स्कूल की बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ। और हमारी वसुंधरा जी की सरकार आई तब हमने लार्ज स्केल पर कहा कि सारी स्कूलें हम बनाएंगे, तो बिल्डिंगें बनाने का भी काम किया था। जी जी जी। सर आपके विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए जनजाति विभाग केवल आदिवासियों के लिए काम करता है, और जनजाति विभाग वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन जितना आदिवासी का कल्याण होना चाहिए, आदिवासी का उत्थान होना चाहिए, आदिवासी ऊपर उठना चाहिए, उतना नहीं उठाया। जी जी। एक तो शिक्षा की कमी भी और मूलभूत सुविधाओं की कमी। हमारे विभाग में हमने हमारे हॉस्टल चलते हैं जी, हमारे खेल छात्रावास भी हैं, हमारे बहुउद्देशीय छात्रावास भी है, जिसमें वो बच्चा पढ़ता भी है, खेलता भी है और तैयारी भी करता है, कोचिंग भी होती है जी। इस प्रकार से हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्र में कम से कम बच्चा, क्योंकि जब मैं मंत्री बना था तब मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने भाई बताइए आप आदिवासी विभाग इतने वर्षों से काम करता है तो कितने कलेक्टर और एसपी बने? बिल्कुल सर। तो उनका जवाब था कि नहीं बने। अगर नहीं बना तो विभाग क्या करता है? बिल्कुल सर। सब इसी में काम करता है। जब तक हम कलेक्टर एसपी नहीं बनाएंगे, उस कैडर का एक अधिकारी तैयार नहीं करेंगे, तो उस समाज का भला नहीं हो सकता है जी। तो क्यों नहीं बने? तो उनका एक जवाब था कि साहब जो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, वो महंगी है और उसको हम नहीं कर पाते, उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं दूंगा जी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की कि क्योंकि मेरी मंशा ये है कि कलेक्टर एसपी आदिवासी का निकले और जनजाति विभाग के सहयोग से निकले, उनकी मेहनत से निकले। तो ये क्या समाज कल्याण विभाग इसकी कोचिंग कराता है? तो हमने कहा हमको दीजिए। तो मैंने फाइल चलाई है जी। और चलाने के बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि भाई या तो 50-25 लड़कों का एक ग्रुप दो, ताकि मैं कम से कम कराऊं, क्योंकि कोचिंग सेंटर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ज़्यादा पैसा हम दे सकते हैं, हम सीएसआर से पैसा भी ले सकते हैं, बाकी और पैसा भी कहीं से करके हम दे सकते हैं, लेकिन
कोचिंग का पैसा न दें और हम अच्छे अधिकारी न निकाल पाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वैसी तैयारी करके फाइल चलाइए, निश्चित रूप से हमको 25-50 बच्चों का ग्रुप मिलेगा तो हम इसको भी पूरा करेंगे जी। जहाँ तक आदिवासियों की मूलभूत सुविधा की आप बात करेंगे तो सड़क, बिजली, पानी जी, ये मैन है बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी की 78 साल के बाद में भी हम उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। हमने सड़कें, अटल जी के कानून के कारण सारे गांव में सड़कें गई, मोदी जी आने के बाद में सब गाँव और घरों में लाइट पहुंच गई, लेकिन आज भी सभी जगह सड़कें हम नहीं पहुंच पाए, कुछ फैले रह गए हैं जो आज भी लंबा एरिया है। और जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची उसके पीछे एक फॉरेस्ट का कानून है, जो फॉरेस्ट में जो गांव बसे हो उन पे हम उस कानून के कारण नहीं बना पाते। तो हमने ये क्या है कि उन गांवों को सोलर से जोड़ करके हम सोलर दे करके भी उनको कम से कम लाइट की सुविधा हो, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो वो भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जहाँ पर हमारा ये जो सड़कों का इशू है, तो सड़कें भी वहाँ नहीं जा पाती है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्टर बैठ करके जो सामान्य फॉरेस्ट है वहाँ पर कलेक्टर 2.5 एकड़ तक ज़मीन दे सकता है, उनको दूसरे की ज़मीन देकर वो ले सकता है। तो वैसा भी करके उन गाँवों को तो हम सब निकालेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ निश्चित रूप से 3 स्तर की समिति है। एक तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, एक फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वो खुद काम करता, पहले लखनऊ था, अब जयपुर में उनका ऑफिस हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण को लेकर के सारी चीज़ें हैं। तो वो बड़ी कठिनाई समझ, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि उन गाँवों को भी हम जोड़ेंगे। आज चिकित्सा को लेकर के हम देखेंगे तो आज भी हमारे क्षेत्रों में अस्पताल हुआ है। हाँ, अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ पर उस क्वालिटी के डॉक्टर नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, चिकित्सा मंत्री जी का, तो अब जितनी भी भर्तियाँ होगी वो हम निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर वहाँ डॉक्टर रहे और चिकित्सा सुविधा पूरी मिले। तो हम चाहते हैं कि उस ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को भी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ठीक प्रकार से उन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास है। तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और निश्चित रूप से हम करेंगे। जी, गृह रक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए आपने क्या सुधार किया? देखिए, गृह रक्षा विभाग हमारा एक छोटा विभाग है, लेकिन उसमें काफ़ी हमारी गुंजाइश है। 4 हमारी बटालियन है और बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। हम लोग जो कुछ तो स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। जो हमारा होमगार्ड है, जो स्वयंसेवक है, वो अस्थायी है। उनकी बार बार मांग आती है कि साहब हम अस्थायी हैं, और जब हमको निकाल दिया जाता है जी, तो इसका कुछ तो उनकी मांग आती है। हमने भी सरकार को कहा इनको कैसे भी करो, लेकिन कानून ऐसा बना हुआ, जब ये विभाग का निर्माण हुआ था तब कानून ऐसा बना हुआ, उस कानून में संशोधन न होगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। लेकिन हमने ये कहा है कि भाई हमारा जो स्वयंसेवक है, होमगार्ड है, उसकी ड्यूटी नियमित लगे। होता क्या था पहले, मेरे आने से पहले ये था कि भाई वहाँ जो कमांडेड है, जो मर जाए उसकी पोस्टिंग करता था, नहीं चाहे उसकी नहीं करता, वो पूरा समय उसको रोजगार नहीं मिलता था। बिल्कुल। उसमें कई प्रकार की बातें होती थी। तो मैंने ये कहा कि भैया इसको ठीक प्रकार से पारदर्शी बनाइए, सबको जॉब मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, और एक सिस्टम से आप उनको निश्चित रूप से उसको नौकरी दीजिए, तो उनको रोजगार दीजिए। तो अब एक हमने ऐप चालू किया है, 2-4-5 जिलों में हमने शुरू कर दिया है। उस ऐप के मार्फत से ऑनलाइन होगा, और अभी हमने उनसे ये कहा कि आप हमारे पास उपस्थिति भेजिए, ताकि किसको लगाया किसको नहीं लगाया, और नहीं लगाया उसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल। तो हमको पता लगेगा ये तो लगातार लग रहा है, ये नहीं लग रहा, इसका कारण क्या है, ये काम करना चाहता नहीं क्या, और नहीं करना चाहता तो इसको दिया क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने मेरे अधिकारी को भी कह दिया, तो ये सारा करके हम उसमें सुधार करना चाहते हैं। जी। तो ये सुचारू रूप से शुरू हो गया सर ऐप वाला मॉनिटरिंग? हाँ, ऐप 4-5 जिलों में चल रहा है, हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। जी सर। गाँव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या नई पहल की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो जितनी हमारी जनता है उसके अनुपात में सुरक्षा कर्मी नहीं है। बिल्कुल सर, नहीं है, और नहीं है तो हम अपेक्षा करें कि हम सबकी सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि कहीं पर भी क्राइम न बढ़े, उसके लिए जितनी फोर्स हमारे पास में है, हमारे पुलिसकर्मी जितने भी हैं, हमारे जितने थाने हैं, उनको हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार से क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए। और जैसा हमारा
हम बोलते हैं कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, तो वैसा रहे। तो उसके कारण से आज आप देखेंगे प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है। जो अपराधी हैं या तो राजस्थान से बाहर हैं या फिर उन्होंने अपनी आदतें छोड़ी है। तो निश्चित सर, विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है, तब से क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आप देखेंगे अशोक जी के राज में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी जी। एफआईआर दर्ज करते ही नहीं थे। फरियादी जाता था, उसके सुनते नहीं थे, उनको टरका कर निकाल दिया जाता था। हमने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कोई होगा तो वो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करेगा, वो अपनी शिकायत दर्ज करा, शिकायत पर उसको जवाब मिलेगा जी। तो विपक्ष का काम है इस प्रकार का बोलना, लेकिन इनके समय अगर अभी की अगर तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमारे अपराधों में कमी आई है। जी सर, अपने विभाग को भ्रष्टाचार और बिचौलियों से बचाने के लिए आप क्या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है और मेरे विभाग की जहाँ तक कहूँ, मैंने निश्चित रूप से मैंने सबको कह दिया है कि भाई कहीं पर भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन समय समय पर मेरे विभाग पर भी कई प्रकार के आरोप लगे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमारे खाद्य सामग्री भी जाती है, हमारा पोषाहार भी जाता है, हॉस्टलों में जाता है, माबाड़ियों में जाता है, सारी चीज़ जाती है। हम लोग टेंडर करते हैं तो जब टेंडर में जो ही एम्प्लॉय आएगा, जो भी ठेकेदार आएगा, वो अपने नियम से आएगा और नियम से हम वर्क ऑर्डर देते हैं। वर्क ऑर्डर देने के बाद में हम वो सामान पहुंचाता है। तो मेरे आने के बाद मैंने कहा कि भैया एक काम करो, क्योंकि जब हम टेंडर के मार्फत से करते हैं और उपभोक्ता भंडार से भी हम खरीदते हैं, क्रय विक्रय जो उपभोक्ता भंडार है उससे भी हम खरीदते हैं, उससे हमें टेंडर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसमें यह है कि एक हमारी कमेटी है, कमेटी उसमें रेटों का निर्धारण करेगी, ये करते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई एक काम करो, इसको हम ठीक पारदर्शी बनाएं। इसके लिए एक तो मेरे जो हॉस्टल हैं, जो हमारा माबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारा एक सैंपल रहे, जो हमने तय किया है कि हमारी ब्रांड ये है, उसका सैंपल बाहर है। एक हमारा पीओटी है जो देखता है, उसके बाहर है। लेने वाला और देने वाला दोनों दोषी होंगे, क्योंकि देने वाले को देख के देना है और लेने वालों को उससे मिलान करके लेना है। ये मैंने सख्त कहा। दूसरा, मैंने हॉस्टलों में मेरे आते ही तुरंत कहा कि भैया हॉस्टल में सामग्री जाती है वो इधर उधर हो जाती है, तो मैंने कहा भाई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, एक तो गोदाम में लगाइए, एक हमारा डाइनिंग हॉल में लगाइए, एक हमारे मेन गेट पे लगाइए। तो कोई कौन आ रहा कौन जा रहा उस पर भी हमारी गतिविधि पर ध्यान रहेगा। और सामान आया तो गोदाम में गया, गोदाम से बाहर निकलेगा तो हमको पता लगेगा, हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। डाइनिंग में हमने इसलिए कहा कि डाइनिंग में जब खाना बनेगा तो खाना भी हम चेक कर सकते हैं, हमारी जब भी मर्जी हो भाई खाना तक आते समय भाई हम ऑन किया और जाकर के देख सकते हैं कैसा बना, तो उससे हमें लगेगा भाई ये क्वालिटी का खाना बना। तो इसको मैं अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अभी ये सवाल मुझे करोगे शायद, लेकिन कुछ हमारे पास हुआ तो हमने समय समय पर सैंपलिंग कराया जी। सैंपलिंग में जैसे ही हमें पता लगता है कि ये घटिया सामग्री है तो उसका हमने पेमेंट ही रोका है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। तो सैंपलिंग जो करवाई उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव? हमारे एक बार हमारी सैंपलिंग हुई थी जिसमें ये उपभोक्ता का सामान था, उसमें सब स्टैंडर्ड आया हमारा और हमने उनके कार्रवाई के लिए कहा जी। उनका पेमेंट भी हमने रोका जी। भाई ऐसा खाना आप खिलाओगे तो बच्चों की क्वालिटी नहीं बन सकती है। बिल्कुल। तो ये काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हम करप्शन को रोकने के लिए पूरी हमारी ये है। और हमारे डिपार्टमेंट में पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार थे, कुछ घोटाले हुए, उन घोटालों को भी हमने जांचें करने के बाद में हमने कई चीज़ें एचडी को भी दी है जी। अभी एक हमारे पास में इशू आया था कि भाई हमारे कमिश्नर के फर्जी दस्तखत से एक हमारी सैंक्शन, बहुत बड़ी सैंक्शन निकल गई। बिल्कुल से निकली और वो फाइल मेरे पास आई तो मेरे यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे सब लोग देखते हैं, मेरे अधिकारी देखते हैं, मेरे जो स्टाफ है वो भी देखता है। देखने के बाद उन्होंने फाइल पढ़ने के बाद सर ये तो अपने यहाँ से नहीं की, तो मैंने कहा किसने की, तो तुरंत हमने पता किया तो पता लगा कमिश्नर ने मना कर दिया। उससे हमने
उसको एफआईआर दर्ज करने का, एफआईआर दर्ज होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी। तो इस प्रकार के कुछ बेईमान लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से डिपार्टमेंट को बदनाम करें, बिल्कुल किस प्रकार से हम करें, तो उसको रोकने का भी हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ईमानदारी से हम उस जनता तक जो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। जी, क्या आपके विभाग के पास ऐसे तंत्र हैं जिससे जनता की शिकायतें सीधी और तेजी से हल हो सके? देखिए, अभी मैंने कहा कि हम हमारा एक ऐप चालू करें। बिल्कुल सर। हमारे जो हॉस्टल हैं, हमारा माँ बड़ी है, उसको तो विषय यह था कि भाई उनके पास में मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं है तो घर का मोबाइल भी लेकर के वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऐसा एक सिस्टम हम ऐप चालू करना चाहते हैं जिससे वो बच्चा भी अपनी कंप्लेंट हमारे पास दर्ज करा सकता है। ऐसा हम चालू करेंगे। सर, कंप्लेंट दर्ज तो करा सकते हैं, आप तक पहुंच पाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, मुद्दा ये है। निश्चित रूप से होगी। जब तक मैं हूँ, अगर मुझे पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको किसी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा, उसको पूरी सज़ा दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे खून में ये है कि मैं कभी भ्रष्टाचार देख नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार की घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर रही, सिर्फ कागजों तक सीमित है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी। अगर हमारी घोषणाओं का हम एनालिसिस करेंगे तो हमारी घोषणा लगभग 70-75% घोषणाएं पूरी हुई है। कुछ नहीं हुई, उनके इशू हैं जी। या तो कोई ज़मीन का विवाद है या और कोई कारण है जिसके कारण से नहीं हो पा रही है, वो भी हम मॉनिटरिंग करें, क्योंकि सीएम साहब, सीएमओ खुद मॉनिटरिंग करता है, हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके बाद में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो कलेक्टर और वो लोग बैठ करके तुरंत इसको सॉर्ट करके उसको सॉर्ट करेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता, हम काम कर रहे हैं। जी, आपके क्षेत्र में अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं जिससे जनता को सीधा लाभ मिला? देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ जगह तो हमने सीसी सड़कें भी बनाई हैं। जी। हमारे यहाँ हमारी कुछ ये जो लिफ्ट इरिगेशन थी जो बंद पड़ी, उनको भी अभी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, क्योंकि बरसों से थी। उन लिफ्ट योजना को बिजली से जोड़ा हुआ था और बिजली से जोड़ा हुआ था तो वो बिजली के बिल नहीं भरने के कारण वो बंद पड़ी थी और उसका लाभ नहीं मिलता था। अब हम उनको सोलर से जोड़ करके देंगे ताकि बिजली के बिल के भरने की भी समस्या नहीं रहेगी। उसको भी हम करेंगे। उसके बाद में हम लोग बिजली नहीं पहुंची, उसके लिए सोलर से बिजली पहुंचाने का भी हम काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी हमारी कैबिनेट हुई थी परसों जी, तब भी हमने फैसले लिए हैं जिसमें धरती आंबा में हम जो गांव हमारे बचे हैं बिजली से नहीं कनेक्ट हो पाए, उन सब गांवों को, सब मकानों को हम जोड़ेंगे जी, उनको सबको जोड़ेंगे जी जी। और जहाँ पर अभी कैबिनेट में आपने देखा होगा, हमारा एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत आवश्यक भी था। आवश्यक इसलिए था कि कई परियोजनाएं बनती हैं आदिवासी क्षेत्र में और भी क्षेत्र में बनती है जी। लेकिन वहाँ का काश्तकार एक तो अपने खाते की जमीन पे है जी, फिर पड़ोस में पड़त जमीन पड़ी है, बिलाना में है और गोचर है या वन भूमि है, उस पर अपने खेती करना शुरू कर दिया। जब कोई परियोजना बनती है तो खाते में रिकॉर्ड में है उसका तो उसको मुआवजा मिलता पुनर्वास में, लेकिन जो बिलाना में है, वन भूमि है या गोचर है, उसका उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो बेघरबार हो जाता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो एक तरह से परेशान सा हो जाता है और उसका एक आक्रोश भी होता है। अभी कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति विचार करके ये भी निर्णय लिया कि अब जब भी होगा, कोई भी योजना बनेगी, तो जो बिलाना में बैठा है उसका मकान भी रिकॉर्ड में नहीं है और वन भूमि में बैठा है या गोचर में बैठा है, उस सारे का हम मुआवजा भी देंगे और वो उस जमीन के बदले जमीन भी देना था तो वो भी देंगे। ये बहुत अच्छा इशू है जो उस ट्राइबल एरिया के लिए बहुत वरदान साबित होगा जी। सर, आपके अनुसार एक अच्छे राजनेता की पहचान क्या होनी चाहिए? देखिए, अच्छे राजनेता की पहचान तो आप करोगे। मैं काम क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा चरित्र क्या है, मेरा व्यवहार क्या है। नहीं सर, वो हम तो करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी राजनेता आते हैं तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं। राजनेता को ईमानदारी से, पूरी प्रामाणिकता से काम करना चाहिए और उसके बाद में जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता के सुख दुख में उनके साथ रहना चाहिए जी। जनता की समस्या को सुलझाने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए और हर समस्या को जिस मंच पर उठाना है वहाँ उठाए और उनकी समस्या का निदान करें।
जब तक जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता नहीं रहेगा तो जनता उनको छोड़ देती है। उनको कम से कम जमीन से जुड़ करके जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, वो इस एक अच्छा नेता हो सकता है। सर, अभी नए मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, ये सुनने में आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से मंत्री जाने के कगार पे है, कौन से नए आने वाले हैं, और सुनने में आ रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी भी चेंज होंगे, तो आपके हिसाब से कौन आने चाहिए? ये मेरा विचार नहीं है जी, ये संगठन विचार करेगा, ना मेरा ये विषय है जी। इस पर मेरा। सर, एक सवाल और, बेनीवाल जी ने अभी काफी चर्चा में रहा ये वाला मुद्दा भी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं, खाली शर्मा लिखते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? अब किसी के डीएनए का कोई पता लगा ले जी ये तो बहुत बड़े वैज्ञानिक वो हो सकते हैं। जी मुझे क्या, तो खड़ी लगाता है, आदिवासी नहीं है तो कैसे संभव होगा? जी, शर्मा ब्राह्मण में नहीं है क्या? बिल्कुल ब्राह्मण में है। तो फिर उनको कौन सा आत्मज्ञान हुआ? जी कहाँ उन्होंने शोध किया बताए? जी ये इस प्रकार की नाटकबाजी बेनीवाल करता रहता है, वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसके बोलने की जुबान पे कोई लगाम नहीं है। जी और इस प्रकार से कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अच्छे राजनेता को इतनी घटिया ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मेरी जाति के विषय वो पूछेगा क्या? बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री की जाति के विषय में वो बोलेगा क्या? जी, समाज बड़ा है, बहुत बड़ा समाज है, वो करता है ये सारी चीजें। बिना अगर proof कहीं के गड़बड़ कुछ है नहीं तो होना समाज अपना बात बोलेगा, वो क्यों बोल रहा है? उसको क्या लेना देना इससे? जी जी। सर, मंत्री जी ने आपने हमारे श्रोताओं के सामने अपनी योजना और विजन का बेहद साफ शब्दों में रखा। हमारे विश्वास है कि आपके प्रयासों से आदिवासी समाज, ग्रामीण जनता और युवा पीढ़ी को नए अवसर और भरोसा मिलेगा। अगली मुलाकात में फिर जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।